नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली है। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर में मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या अहम कदम उठाए हैं, जिनका आपसे होगा सीधा सरोकार। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ऐसा क्यों, आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने जापानी पीएम किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक साझा बयान जारी करते हुए नजर आए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जापानी पीएम किशिदा की भारत यात्रा से आपसी सहयोग बढ़ा है। हमने उन्हें G20 की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी और ये भी कहा कि हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में भरोसा रखती है। भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल के कानूनों पर आधारित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत जापान की रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, भारत की G20 अध्यक्षता और जापान की G7 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने का ये बढ़िया मौका है। वहीं जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने पीएम नरेंद्र मोदी को G20 के बाद G7 के हिरोशिमा समिट में शामिल होने का न्योता दिया है। पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई।
पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जिन्होंने राजधानी लखनऊ में युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरण आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सीएम ने युवक एवं महिला मंगल दल भारत की नींव रखी है। ये भारत की समृद्धि का आधार है। बीते 5 सालों में प्रदेश में युवक एवं महिला मंगल दलों को 65,000 स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए गए हैं और आज 15,000 स्पोर्ट्स किट लखनऊ के साथ साथ अलग अलग जिलों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सीएम ने आगे कहा, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अपने अपने ग्राम पंचायतों को आपसी सौहार्द और समन्वय का एक बेहतरीन केंद्र बना सकते हैं। हमारे लिए पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ही खेलकूद एवं अन्य गतिविधियां भी समाज के स्वावलंबन, एकता और एकात्मता, समृद्धि और खुशहाली के लिए आवश्यक है। इस दौरान सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि कोई समाज तब तक स्वावलंबी नहीं हो सकता जब तक उसकी निर्भरता सरकार पर ज्यादा रहेगी। जब समाज आगे चलेगा और सरकार उसके पीछे रहेगी तो समाज स्वावलंबी बनेगा, समृद्धि भी होगी और इसके साथ ही साथ वो आगे बढ़ते हुए अपने कामों को, अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। युवक मंगल दल इन सभी गतिविधियों के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आप कार्य कर सकते हैं। यहां पे बुंदेलखंड से जुड़े हुए हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए लोग आए होंगे। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर आपने देखा होगा, लगभग 150 करोड़ रुपए का केवल दुग्ध कलेक्शन की कार्रवाई के साथ वे जुड़े हुए हैं। 150 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर है उनका, 4 से 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है उनको और हर सदस्य को 8 से 9 हजार रुपए का महीने का मानदेय भी वे लोग उसके माध्यम से देते हैं और तब इतना प्रॉफिट है। यानी जहां चाहा वहां रहा। आज हमने महिला और बाल विकास पोषाहार का कार्यक्रम महिला स्वयंसेवी समूह को दे दिया है। गांव गांव में महिला स्वयंसेवी समूह स्वयं इसको संचालित करेंगे। हजारों करोड़ रुपए का यह कार्यक्रम है। जनपद स्तर पर, विकासखंड स्तर पर बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से क्वालिटी फूड कुपोषित बच्चों को, कुपोषित माताओं को उपलब्ध करवाने के कार्य हो रहे हैं और साथ साथ जो निराश्रित गोवंश है, इस निराश्रित गोवंश को भी, जहां पे गो आश्रय स्थल है, ब्याई हुई गाय है, तो किसी कुपोषित परिवार को एक दे दो, वो परिवार दूध भी पिएगा और सरकार 900 रुपए भी उस परिवार को देगी। उस गाय का लालन पालन करेगी तो पुण्य भी मिलेगा, साथ साथ गौ माता की सेवा भी हो जाएगी, पैसा भी मिलेगा और साथ साथ एक गाय भी उनके पास धरोहर के रूप में रहेगी। तमाम प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को चाहिए अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखना, सुंदर बनाना, अपने विद्यालय की देखभाल करना, ग्राम सचिवालय की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में योगदान देना, गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि न हो जो गांव को बदनाम करती हो, गांव के विकास को बाधित करती हो, गांव के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ी करती हो। ये किसी भी उस प्रकार की गलत प्रवृत्ति को हमें रोकना होगा और साथ साथ आपको लगता है कि कोई गतिविधि ऐसी है जो सुरक्षा पे सेंध लगाने वाली है तो उसकी सूचना समय पे संबंधित थाने को, तहसील को या फिर जनपद स्तर के अधिकारियों को समय पे उपलब्ध करवाना। ये सभी कार्यक्रम अगर हम कर पाएंगे, याद रखना
कोई समाज तब तक स्वावलंबी नहीं हो सकता जब तक कि उसकी निर्भरता सरकार पर ज्यादा रहेगी। जब समाज आगे चलेगा और सरकार उसके पीछे रहेगी तो समाज स्वावलंबी भी होगा, समृद्धि की ओर अग्रसर भी होगा। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर जिले के बरगी के मनकेड़ी गांव के वीरांगना रानी अवंती बाई की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा, अपने साहस और शौर्य से रानी अवंती बाई ने विरोधी सेनाओं को कई बार परास्त किया था, इसीलिए उनकी शौर्य गाथा अब स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा रानी अवंती बाई की जन्मस्थली मनकेड़ी के पास रानी की वीर गाथा को बयान करते हुए स्मारक और पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को उनके बलिदान के बारे में पता चल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई को लेकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा, पहले केवल एक ही परिवार से जुड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई गई। जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ राज करती रही, उसने सिर्फ यही दर्शाया कि आजादी की लड़ाई में एक ही खानदान का योगदान है, वो नेहरू जी और इंदिरा गांधी हैं। लेकिन हम भीमा नायक, वीरांगना रानी अवंती बाई, इसके अलावा सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर को भूल गए। हम इन लोगों को कभी नहीं भूल सकते। कोई चांदी की तस्करी में रख के अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी थी। आजादी प्राप्त करने के लिए हजारों क्रांतिकारी शहीद साथी हंसते हंसते शहीद हो गए थे, आत्म बलिदान दिया था। उनके गरम गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि रंग गई थी। तब उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण ये देश आजाद हुआ था। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आजादी के नायकों को भुला दिया गया। जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ राज करती रही, ये तकलीफ की बात है। उन्हें केवल एक ही खानदान का योगदान है आजादी की लड़ाई में। यही दर्शाया। आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं स्वीकार नहीं करता, उनको तो मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ साहब को, शंकर साहब को, वीरांगना रानी अवंती बाई को, दुर्गा भाभी को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और भूल गए उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे हम रानी अवंती बाई को भूल गए। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इनको याद ही नहीं, जिन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया देश की आजादी के लिए। 1857 का वो स्वातंत्र समर, जिसमें रानी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों से युद्ध करो या फिर चूड़ी पहन लो। उनके आह्वान पर इस क्षेत्र के अनेकों क्रांतिकारी, राजा, जागीरदार, अनेकों क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। और मुझे खुशी है कि वही दौर है जब राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी, एक नहीं अनेकों वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने अंग्रेजों को यहां से भगाने का फैसला किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर में इस क्षेत्र में भी क्रांति की ज्वालाएं धधकी थी। और रानी ने जो क्रांति के लिए प्रयास किए थे, उन प्रयासों में राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह तो थे ही, लेकिन हीरापुर के मेहरबान सिंह जी, विजय राघवगढ़ के सरजू प्रसाद जी, सुहागपुर के गरुल सिंह जी, ऐसे अनेकों क्रांतिकारी और राजा उसमें सम्मिलित हुए थे। हम सब जानते हैं राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी को 18 सितंबर 1857 में तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था। और इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में क्रांति की कमान, क्रांति की बागडोर रानी अवंती बाई जी ने संभाली थी। उन्होंने अपने हाथ में ली थी। उनके आदेश पर रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर आक्रमण कर दिया था, जिससे सिपाही थाना छोड़कर भाग गए थे और क्रांतिकारियों ने थाने पर अधिकार कर लिया था। रानी के सिपाहियों ने घुघरू पर
भी हमला किया और घुंघरू पर चढ़ाई करके उसको भी अंग्रेजों से मुक्त कर लिया। रानी का अधिकार। और अब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने पंतनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि ये बैठक हमारे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। पहले दिन को राउंड टेबल मीटिंग होगी, जिसमें 70 विदेशी और 30 भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में G20 की 2 बैठकें हो रही है। राज्य को इससे काफी फायदा होगा। आपको बता दें, 28 से 30 मार्च के बीच रामनगर में G20 की पहली बैठक होगी। इसके बाद 25 से 27 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होगी। यहाँ 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 3 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करेंगे। तीसरी बैठक 26 से 28 जून के बीच होनी है। ये वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। इसमें देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों, इसके अलावा इन तकनीकों के साथ साथ देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। 28 तारीख और 28, 29 और 30 3 दिन ये बैठक हमारी G20 की रामनगर में आयोजित होने जा रही है। उसको लेकर आज मैंने यहाँ पर समीक्षा की है। इस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी अधिकारियों के साथ आज बैठकर सड़क मार्ग की व्यवस्था है, बिजली, पानी और आने जाने का जो भी रुकने का, इन सभी पर किस प्रकार से काम हुआ है उसकी सब जानकारी ली है। सभी तैयारियां चल रही हैं। वृक्षारोपण भी हो रहा है, शहर भी नए तरीके से जगह जगह पर सजाया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है, सड़कों को पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है। सारे काम हो रहे हैं, सारी तैयारियां चल रही हैं और अच्छी बैठक होगी। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में 3 बैठकें हमको मिली हैं और पहली बैठक जो हमारी राउंड द टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो रामनगर में आयोजित होगी, जिसमें PSA लेवल के लोग संपूर्ण G20 के भाग लेंगे। हम सभी का स्वागत करेंगे। इससे पहले खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी नगला तराई में पहुंचे। वहां निजी आवास में स्थानीय लोगों की समस्या को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां पर मौजूद अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के आदेश दिए। हालांकि इस दौरान बारिश भी होती रही। बावजूद इसके सीएम जनता के बीच रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी बारिश में ही सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर भी निकले। इस दौरान सीएम को जगह जगह पर लोग मिले। उन्होंने वहीं पर ही उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं को सुनने के बाद ये कहा कि जल्द ही इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। सीएम धामी उनके समाधान का आश्वासन देते हुए वहां से निकल गए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी जिला भ्रमणों पर निकलते हैं तो वो सुबह सवेरे वॉक पर निकलकर ग्राउंड लेवल पर गुड गवर्नेंस का रियलिटी चेक जरूर करते हैं। अभी गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर निकले और दिवाली खाल में स्थानीय लोगों की समस्याओं से न केवल रूबरू हुए बल्कि लोगों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। अब बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां पर रांची में उत्कृष्ट स्कूलों की प्रबंध समितियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सोरेन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य पीछे है, खासकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर। लेकिन उनकी सरकार इस चुनौती को स्वीकार करते हुए शिक्षा को मिशन मोड में लेकर आ रही है। उन्होंने आगे कहा, सरकार की मंशा है कि प्रतियोगिता के इस दौर में सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी भी रूप में निजी स्कूलों या शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से पीछे ना रहे। इसी सोच के साथ 4000 से ज्यादा स्कूलों को मॉडल बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चरणबद्ध तरीके से विकसित होने वाले उत्कृष्ट और आदर्श स्कूल की योजना इसमें एक नई कड़ी के रूप में जुड़ गई है। इन स्कूलों में लगातार नई चीजें भी जुड़ती जाएंगी और इसी तरह से इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पर आगे काम करने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए ये तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। हमारी स्कूली व्यवस्था एक प्रबंधन समिति के देखरेख में चलता है और प्रबंधन समिति की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आने वाली पीढ़ी को
एक शिक्षित और एक काबिल, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, उसको उसमें मजबूती प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। आज उसी प्रबंधन समिति के साथ हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं और ये बताने के लिए कि सरकार ने एक चुनौती ली है। यूं तो बरसों से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार, मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त में शिक्षा का जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में, जहां पर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर हो या स्किल्ड मजदूर हो, मजदूर के रूप में ही सब हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई कड़ी जोड़ने का प्रयास किया है। जहां आने वाले समय में लगभग 4000 से अधिक स्कूलों पर काम होना है। पहले चरण में अभी 80 विद्यालयों को हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें प्रबंधन समिति की जो पहले की भूमिका थी उससे कहीं ज्यादा और इस उत्कृष्ट विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने में समिति की भूमिका होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।